NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 15 कुछ प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल फिनोमेनाज। पहला टॉपिक है इसमें तरित, लाइटनिंग। तो परिभाषा तरित का क्या हो जाएगा? लाइटनिंग जो आकाश चमकता है बारिश के समय, उसी को कहते हैं। परिभाषा क्या है? तरित एक विशाल पैमाने पर विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो बादलों और पृथ्वी के बीच आवेशों के एकत्रित होने और अचानक प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होता है। यानी जब थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, उसी समय का ये बात है। जब बारिश होता है तो बादल और पृथ्वी के बीच जो है बहुत सारे आवेश के एकत्रित हो जाने और अचानक प्रवाहित होने के कारण तरित यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन होता है। इसी को तरित कहते हैं। आवेशों का संचय ये कहाँ होता है? तो तूफान के समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। तो इससे क्या होगा? वायु की धाराएं ऊपर की ओर, जल की बूंदें नीचे की ओर आती है, जिससे घर्षण होता है और इसी घर्षण के कारण आवेशों का संचय हो जाता है। अब इसी को 3 पॉइंट में देखते हैं कि बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और बादलों के निचले किनारे के ऊपर अगर बादल है तो ऊपर किनारों के ऊपर के पास ऊपरी किनारों के निकट जो है प्लस में यानी धनावेश आ जाएगा, और बादलों के निचले किनारों के निकट जो है ऋणावेश यानी नेगेटिव नीचे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एकत्रित होता है। और पृथ्वी की सतह के निकट भी आपको पता है धनावेश आ जाता है, तो इससे वो आवेशों का संचय हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन क्या होगा? जब संचित आवेश जो है उनका परिमाण बहुत अधिक हो जाता है तो वायु जो है जो विद्युत की हीन चालक है, मतलब विद्युत का बहुत कम चालक है, वो आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों के मिलने से अत्यधिक ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी प्रक्रिया को तरित विसर्जन कहते हैं। ये विद्युत विसर्जन, तरित विसर्जन एक ही है कि तो विद्युत विसर्जन क्या था? तो जब संचित आवेशों का परिमाण बहुत अधिक हो जाएगा तो वायु जो है, जो कि कम आवेशित, मतलब जो कम माने विद्युत का सुचालक नहीं है, उतना अच्छा कुचालक है, तो वो क्या करेगा? आवेश का प्रवाह रोक नहीं पाता है और ऋणात्मक धनात्मक आवेशों के मिलने से अत्यधिक ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को तरित विसर्जन कहते हैं। अब है तरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या है? तो ये एक सेफ्टी का बहुत अच्छा उपाय है कि यह एक युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये जो अभी पढ़ रहे थे विद्युत विसर्जन, ये सबसे बहुत हानि हो जाती है, थंडरिंग, लाइटनिंग से बहुत हानि होती है। तो तरित चालक इसका एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे हम लोग बच सकते हैं। भवन की ऊंचाई से अधिक लंबा तांबे या किसी अन्य धातु का बना होता है। मतलब कोई भी बिल्डिंग है, अगर आप उसको तरित चालक से बचाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक आप रॉड लगा दीजिए, भवन की ऊंचाई से भी लंबा हो, ये तांबे या कोई सुचालक धातु का हो, और उस रॉड से सटा हुआ वायर जो है मिट्टी के अंदर आप गाड़ दीजिए, मिट्टी के अंदर उसको ब्यूरी कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? जब भी वो लाइटनिंग वाला जो है वो विद्युत विसर्जन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट आएगा, तो वो उसको कैच करके इसमें घुस जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो आपको नुकसान होने से, आपको आपकी बिल्डिंग पे वो जो गिरने से है वो बच जाएगा। तो इस तरह से भवन की ऊंचाई से अधिक लंबा तांबे या किसी अन्य धातु का बना होता है। इसकी ऊपरी सिरा जो होता है नोकीला होता है और निचला सिरा भूमि के अंदर गहराई में दबा होता है। अभी जस्ट बताया फिगर में। यह तरित आवेश को सीधे पृथ्वी में स्थानांतरित कर देता है। इससे क्या होगा? भवन को क्षति नहीं होती है। तो ये सुरक्षा का बहुत अच्छा उपाय है लाइटनिंग कंडक्टर। ये था लाइटनिंग कंडक्टर। अब इसके बाद है सुरक्षा उपाय, सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग जब हो रहा है तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? लाइटनिंग के समय जो सेफ्टी मेजर है वो क्या करना चाहिए, यानी सुरक्षा उपाय जब लाइटनिंग हो। तो तरित के समय घर के अंदर रहना सुरक्षित है। सबसे पहला काम क्या करना है? घर के अंदर ही रहना है। दूसरा है कि खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभे से दूर रहें, ये दूसरा काम है हमारा। तीसरा है कि कार बस की खिड़कियां बंद कर दें। अगर आप कार में हैं तो कार और बस की खिड़कियां लाइटनिंग के समय बंद कर दें। अब है चौथा, तार वाले फ़ोन या बिजली के उपकरणों को छूने से बचें। ये चौथा उपाय है कि अगर आप फ़ोन वोन के पास हैं तो तार वाले फ़ोन और बिजली के उपकरणों को छूने से बचें, मतलब उसको रख दें,
उसको यूज ना करें। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या होता है, परिभाषा और कारण कैसे आते हैं। तो भूकंप, भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब कंपन। कंपन मतलब सेकिंग यानी वाइब्रेशन। तो पृथ्वी का हिलना ही भूकंप कहलाता है। यानी भूकंप जो है पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन है, सेकिंग या झटका होता है जो बहुत कम समय तक रहता है। कारण इसका क्या है, तो भूकंप पृथ्वी की भूपरपटी जो है क्रस्ट भूकंप पृथ्वी की भूपरपटी जो है क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत में गड़बड़ी के कारण आते हैं। यानी भूकंप जो है क्रस्ट के सबसे ऊपरी परत में जो गड़बड़ी होगी ना, उसी के कारण वो आता है। 2 पॉइंट इसमें है कि पृथ्वी की भूपरपटी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, ये प्लेट निरंतर गति करते रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे के नीचे जाती है या एक दूसरे के ऊपर जाती है, प्लेट गति करती रहती है लगातार, तो कभी एक दूसरे के नीचे चली जाएगी या एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी या दूर चली जाएगी। तो भूपरपटी में क्या होगा, विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी की सतह पर तरंगों के रूप में दिखाई देता है। इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो ये तो था कारण भूकंप का, कि भूकंप कैसे आता है। अब थर्ड टॉपिक है भूकंपीय क्षेत्र, सिस्मिक जोन्स या दोष क्षेत्र, फॉल्ट जोन्स। तो प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। भारत में भी अति आशंकित भूकंप क्षेत्र जो हैं वो हैं कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व और कच्छ का रण गुजरात वाला, और राजस्थान और सिंधु गंगा का मैदान। ये सारे क्षेत्र जो हैं भूकंपीय क्षेत्र हैं भारत के। सिस्मिक जोन्स, हमारे भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप की माप। भूकंप की माप कैसे करेंगे, तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर स्केल जिसको बोलते हैं, रिक्टर स्केल में, रिक्टर जो है ना साइंटिस्ट का नाम है, इनके नेम पे पड़ा हुआ है। तो भूकंप की माप हम लोग जो है भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर स्केल में मेज़र करते हैं और व्यक्त किया जाता है। 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रिक्टर स्केल पे पैमाना होता है। 7 अगर से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा जो है, 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप जो हैं अधिक विनाशकारी होते हैं। यानी रिक्टर स्केल पे पैमाना बहुत सारा होता है, 1, 2, 3 से लेके 7 तक होता है, 7, 8, 9 होता होगा। तो 7 से ज़्यादा जो भी पैमाना है ना, परिमाण, वो बहुत ज़्यादा भूकंप विनाशकारी होता है। भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप सुनामी जो है, भूकंप सुनामी, सुनामी क्या होता है, भूकंप की माप जो है, भूकंप सुनामी भूस्खलन और बाढ़ का कारण बन सकते हैं। अब है सुरक्षा उपाय, सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। सेफ्टी क्या क्या होना चाहिए, सेफ्टी उपाय भूकंप के दौरान। तो घर के अंदर अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे आश्रय ले लें। ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें। यानी आप घर के अंदर हैं तो मजबूत मेज और पलंग के नीचे आश्रय ले लें। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भूकंप आता है और वाइब्रेशन होगा तो बिल्डिंग हो सकता है कि टूट के गिरे आपके ऊपर। तो आप अगर मजबूत मेज़ या पलंग के नीचे हैं तो आश्रय ले लेते हैं तो बच जाते हैं। तो ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें। अब एक है कि घर के बाहर, तो खुले स्थान पर चले जाएं। अगर आप घर के बाहर हैं तो खुले स्थान पर चले जाएं। भवनों, पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर रहें। ये तो था सुरक्षा का उपाय, सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। A lot of thanks. Chapter completed now. For watching, subscribing, liking my videos, and continue watching it. It will surely grow your knowledge for any competition related to UPSC, IAS. A lot of thanks for subscribing me and supporting me a lot. Thank you.